दोस्तों आज की वीडियो में आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखोगे। साइट पे मैं आपको ले जाऊंगा। साइट पे कुछ चीज़ें ऐसे दिखाऊंगा जिनका टेक्निकल वे से आपको सब चीज़ें बताने वाला हूं। तो एक फ्रेशर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो ये वीडियो छोड़ना नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको साइट पर जाके करनी ही करनी है। और इनका टेक्निकल नॉलेज अगर आपको होगा तो काफ़ी हेल्प होती है। तो सबसे पहले सामने आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है कॉटन की तरह कुछ चीज़ दिख रही है। ये है रेक्रॉन 3S फाइबर। ये फाइबर होता है जो हेल्प करता है किसी कंक्रीट को, मतलब एक तो मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ देने में भी काम करता है। एक रिच कंक्रीट या रिच प्लास्टर किसे हम बोलते हैं, वो होता है जिसमें जो वॉइड्स ना रहे और बॉन्ड प्रॉपर से बने। तो ये जो रेक्रॉन होता है, अगर आप अपने प्लास्टर में डालते हो, जहाँ अपने कंक्रीट में डालते हो, तो जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, मतलब स्लैब में क्रैक्स आ जाते हैं हमारी, या प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, वो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा क्रैक्स दिखना काफ़ी बंद हो जाते हैं। प्लास्टर में तो क्रैक्स नहीं दिखते। मैं बताता हूँ कितनी क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए, तो ये प्रॉपर से परफॉर्म करते हैं। और ये आपको इजीली मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, और आपके एरिया में पता करोगे फाइबर आपको मिल जाएगा। देखो कंक्रीट में देखो दो किस्म का फाइबर रहता है, 12 mm वाला आता है, 6 mm वाला आता है। तो 12 mm का जो रेक्रॉन रहता है आपको उसमें डालना है कंक्रीट में, वो 900 ग्राम डालना होता है 1 क्यूबिक मीटर में, 1 m³ में 900 ग्राम। और प्लास्टर में आपको डालना होता है 125 ग्राम बैग के हिसाब से, मतलब एक बैग सीमेंट यूज करोगे तो 125 ग्राम उसमें आपको ये डालना होता है। और ये प्रॉपर परफॉर्म करता है, ना क्रैक्स आएंगे ना कुछ आएगा। देखो इसको करना कैसे है, मैनुअल मिक्सिंग कर सकते हो आपको बकेट लेनी है, पानी लेना है और उसमें 125 ग्राम ये डाल देना है, उसको मिक्स कर लेना है। फिर आप उसके प्लास्टर में मिक्स कर लो। जब कंक्रीट में जब आपका जो मिक्सर है उसमें डाल दो, 2-3 लीटर पानी में एक बैग को मिक्स करो और उसमें डाल दो। तो इस तरीके से मिक्स करके आप इसको यूज करो। आपके दीवारों में भी क्रैक नहीं आएंगे प्लास्टर में, ना आपकी छत में क्रैक आएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई साइट्स पे मिलती है, कई साइट पे यूज नहीं होती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि 1 m³ कंक्रीट में हमें कितना रेक्रॉन फाइबर डालना चाहिए या प्लास्टर में कितना डालना चाहिए, तो इससे आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखो जो कॉलम है हमारा मोस्टली वो फेल कहां से होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो नीचे, मतलब कोई 1 मीटर या 3 फुट के एरिया में वो फेल होता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि कॉलम आपका यहां से फेल होगा, जैसे सामने आप देख रहे हो। और इसी जगह को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। और इसी जगह को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया जाता है, वो किया जाता है जो हमारे रिंग होते हैं, स्टीरअप होते हैं, उसकी स्पेसिंग कम करके, मतलब 5 इंच या हम बोलो 125 mm, इससे ज्यादा स्पेसिंग आपको नहीं देनी है। एक दूसरे से वो जो स्टीरअप है, रिंग है, एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए, आपको बिल्कुल पास पास देनी है 1 मीटर तक। लेकिन यहां सामने आप देख रहे हो क्या किया गया, मेरा पूरा हाथ इसमें घुस रहा है, मतलब अप्रॉक्स 200-300 mm स्पेसिंग दी हुई है। और ये पूरे कॉलम में वही हाल है। पूरे कॉलम में आप स्पेसिंग देखो 1 मीटर या 3 फीट से ऊपर आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। आप कर लो 150 mm दे दो या 175 mm दे दो, लेकिन जो नीचे का एरिया होता है क्रिशियल एरिया होता है, मतलब वो बहुत रिस्की जोन है, वहीं से कॉलम आपका टूटता है। और वहां पे आपने अगर तरीके से काम नहीं किया तो फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं और कॉलम वहां से फेल हो सकता है। तो आपको स्टीरअप जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर वहां से देनी है, ये ध्यान देना है। पहली टिप ये आपके लिए रही। दूसरी टिप को क्या करना है आपको, दूसरा जो आपका कॉलम होता है, वर्टिकल सरिया जो होता है, आपका सरिया है, उसके नीचे हम एल देते हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मस्ट आपको देनी ही देनी है। वो जो एल है आपका, वो प्रॉपर आपका 300 mm होना चाहिए, या पूरा डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से होना चाहिए 50D, मतलब एल प्लस आपके जितना फुटिंग में सरिया आ रहा है उतना 50D होना चाहिए। अलग मैं पेपर पे समझाऊंगा, यहां समझ नहीं आऊगा। बस ध्यान रखना कि जो आप एल दोगे वो आपके चारों कोने पे निकलना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं देना जैसे आप सामने देख रहे हो पूरा कवाड़ा कर दिया इस कॉलम का। इस कॉलम का कोई काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। जब इस पे लोड आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगेंगे, ये फेल होगा ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना ही देना। नेक्स्ट चीज, आपने अभी देखा होगा टर्की में अर्थक्वेक आया, 7.8 तक का कुछ मैग्नीट्यूड था उसका। तो उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग क्रैश हुई है, टूटी है। वो किस कारण टूटी है, मोस्टली रीजन अगर मैं थोड़ा थोड़ा उसका 1-2 मिनट उसके लिए आपका लूंगा मैं, वो टूटी है कॉलम प्रॉपर साइज के नहीं थे। मतलब कॉलम के साइज आप पिक्स में भी देख लो, सामने आप पिक्स देख रहे हो, कॉलम के साइज कितने हैं, इतने साइज में इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हुई है। और उसमें आप सरिया भी देख रहे हो, बीच में स्टीरअप, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको सरिया कितना पतला सरिया, मेरे को लग रहा है 12 mm का सरिया डाला हुआ, ना स्टीरअप दिख रही है।
तो ये मेन कारण जो बिल्डिंग गिरने का है वो कॉलम साइज है, उसमें सरिया प्रॉपर तरीके से नहीं है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, टाइज प्रोवाइड नहीं की है, तो ये मेन रीजन है। बाकी अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए होगी कि कारण क्या था कि इतनी ज्यादा बिल्डिंग गिर गई वहां पे, तो उस पे मैं अलग से आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम टॉपिक पे आते हैं। हमारी बात चल रही थी कि आपको जो सरिया है प्रॉपर प्रोवाइड करना है, साइज भी उसका देखना है, मतलब जो मेन बार है वो तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करवा लेना है। जो स्टीरअप है मिनिमम 8 mm का रखना ही रखना है आपको, ये हो गई सरिये की बात। देखो फिर आपको करना क्या है, जो आप जब कॉलम कॉलम खड़ा कर रहे हो, आपने एल नीचे सेट कर लिया, सब कर लिया, फिर आपको उसका प्लम्ब आउट कर लेना है, उसकी वर्टिकलिटी चेक कर लेनी है कि वो जो सरिया है हमारा वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं है। अगर सीधा नहीं होगा पहले ही तो दिक्कत आती है, जॉगल मारना पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर हम स्टार्टर करने जाएंगे तो वो दिक्कत आएगा। फिर आते हैं जो आपका कॉलम रहेगा उसको और सही तरीके से करने के लिए आपको उसको पोजीशन में रखना पड़ेगा। पोजीशन में कैसे रखेंगे, कुछ लोग स्टार्टर नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, कॉलम का स्टार्टर मस्ट करना है। अगर कॉलम का स्टार्टर आप करोगे तो आपका कॉलम क्या रहेगा, पोजीशन में रहेगा, ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सामने देखो क्या हुआ है, यहां पे नीचे जो कॉलम है उसका स्टार्टर नहीं किया था तो सरिया अपनी पोजीशन से चला गया, तो उसको बेंड करना पड़ रहा है। और उसको जब जॉगल कर रहे हैं हम लोग, तो जॉगल से होगा क्या, जॉगल से यही चीज होने वाली है कि उसका प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वहां क्रैक आएंगे उस कॉलम में। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना ही देनी है, तो स्टार्टर आपको करना ही करना है। फिर एक चीज का और ध्यान देना है, जो कंक्रीट रेशो, जो आपने कंक्रीट यूज करना है उस कॉलम में, उसकी प्रॉपर रेशो रखो। मतलब जितना M25 कंक्रीट से मेरे ख्याल में कॉलम में नहीं यूज करो, M25 ग्रेड जो रहता है हमारा कंक्रीट का वो यूज करना ही करना है। और पता कर लो, अगर आपको आइडिया नहीं है M25 ग्रेड क्या है तो आप किसी इंजीनियर से पता कर लो, या गूगल से कर लो, यूट्यूब से, हर जगह से आपको मिल जाएगा। और जब आप कंक्रीट कर रहे हो, एक तो ऐसे जिस तरीके से यहां कॉलम किया जा रहा है, खाचा जा रहा है, मतलब डंडे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला इस कॉलम का। इसमें होगा क्या, हनीकॉम्ब बन जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हो, जहां कुछ बीच में मटेरियल छूट जाएगा, डंडा ही छूट जाएगा, तो वो उस कॉलम का क्या होने वाला है, कोई उसका अब फ्यूचर नहीं है, वो बाद में फेल हो गई होगा। तो हनीकॉम्ब आपको नहीं करना है, प्रॉपर से वाइब्रेटर लाओ, उसकी नीडल जो है 60 mm 90 mm उतनी नीडल उसमें डाल के उसको कर लो वाइब्रेट, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो कॉलम की शटरिंग है, शटरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी तो उसकी स्लरी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अगर आदमी में से खून ही बाहर निकल गया तो वो कुछ नहीं बचेगा। तो उसमें खून क्या काम करता है, जो हमारा सीमेंट है, जो पानी के साथ सीमेंट मिला हुआ है, अगर वो कॉलम से निकल गया तो उस कॉलम का कोई वो नहीं है। तो आपके कॉलम में से थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अच्छी MS का फ्रेम बनता है जो, उसकी शटरिंग करो। अगर आप प्लाई की शटरिंग कर रहे हो, उसको भी प्रॉपर से सपोर्ट लगाओ, हर तरीके से सपोर्ट लगाओ कि आपका जो स्लरी है वो लीक ना करे। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और कभी भी ब्रिक की शटरिंग यूज मत करो। जैसे सामने क्या किया गया, कॉलम के चारों तरफ ब्रिक वर्क कर दिया है, उसमें कंक्रीट डाला जाएगा, तो बाद में ये ब्रिक भी आपकी वेस्ट होगी और इसमें से स्लरी निकलती है। और मिसएडवांटेज क्या है कि जो ब्रिक है वो पानी सोख लेती है, चूस लेती है पूरा कंक्रीट में से, तो वो आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ ही खत्म होगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और जब आप शटरिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि कवर ब्लॉक प्रॉपर से चारों तरफ कवर ब्लॉक होगा। अगर 50 mm 40 mm जितना है, क्योंकि 50 mm या 40 mm से कम कॉलम में कवर आपको नहीं देना है, अगर उतना कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चारों तरफ मिलना चाहिए, तो उससे सेफ रहता है हमारा सरिया। फिर जब हमारा शटरिंग होगी, कंक्रीट हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि जो उसका कॉलम है, प्लम्ब बॉब चेक करो, पहले भी करो, बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाता है शटरिंग, उसके बाद भी उसका प्लम्ब बॉब चेक करो, वर्टिकलिटी चेक करो कि आपका कॉलम सीधा खड़ा है कि नहीं। अगर थोड़ी भी उसमें 5 mm में बहुत बोल रहा हूँ, थोड़ा भी अगर उसमें टॉलरेंस 5 mm भी नहीं देना, अगर 5 mm भी आगे पीछे होता तो फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। फेलियर नहीं भी होगा तो क्रैक के चांसेस बन जाते हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5 mm बहुत हो गया, 5 mm यहाँ होगा, ऊपर जाते जाते वो 50 mm हो गया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी ही देनी है। और जब भी आपका देखो कॉलम हम पूरा 10 फुट या 3 मीटर एक साथ तो भर नहीं देंगे, तो उसको थोड़ा हाफ में भरेंगे। लगा लो एक दिन में तो ऐसे भी मैं, जो हमारा IS कोड कहता है 1500 mm या 5 फुट से ज्यादा भरना नहीं होता, लेकिन हम लोग 2100 mm या 2700 mm या 2100 mm भरते हैं। ठीक है, जब आप 2100 mm कंक्रीट उसमें भर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से भरो, 1.5 मीटर से ज्यादा दूर से कंक्रीट उसमें मत फेंको। और जब आपका एक बार कंप्लीट हो गया, मतलब 2100 mm तक आपने कंक्रीट कर लिया, तो उसमें शेयर की बनाओ।
शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सामने आप जैसे देख रहे हो खड्डा जैसा बना देना है कि जो फ्यूचर में कंक्रीट उसमें डालेंगे तो प्रॉपर बॉन्ड उसमें बन जाए, वहां से फेलियर नहीं हो, फेलियर होके चांसेस वहां से मोस्टली बन जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, आपकी शेयर की होगी। फिर ऊपर हम जब 2100 mm तक हमने कॉलम भर दिया, फिर ऊपर हम टोपी भरते हैं, टोपी बोला जाता है उसको, जो जितना भी आपने 2100 भर दिया, आपका 3 मीटर तक कॉलम था, तो आपका बचा जो 900 mm कॉलम, उसको टोपी बोला जाता है। उसको जब भरते हैं वहां चांसेस होते हैं कि आपका कॉलम टेढ़ा हो जाता है, तो आपको वहां भी प्लम्ब बॉब प्रॉपर से करना ही करना है। बाइंडिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, जो बाइंडिंग वायर यूज करोगे प्रॉपर से बाइंड करना हर एक सरिये को। और चारों कोने वाले सरिये हमारे, उनमें हमारा स्टीरअप आना चाहिए, और जहां स्टीरअप नहीं आ रहा है वहां हुक प्रोवाइड करो कि आपका सरिया एक दूसरे से पकड़ा होना चाहिए। अगर वो पकड़ा रहेगा अध केक में वही काम करेगा, वही चीज काम करती है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। फिर जैसे हमारा कॉलम कास्ट हो जाता है, उसकी क्यूरिंग करो, मतलब आप 17 से 20 घंटे के बाद कॉलम की डी शटरिंग कर सकते हो, शटरिंग खोल सकते हो। जैसे ही शटरिंग खुलती है क्यूरिंग स्टार्ट कर दो, उसकी तरह ही स्टार्ट कर दो। वर्टिकल सरफेस होता है, कितनी बार पानी मारोगे, तो वहां पे जो बोरी रहती है, वेट हेजन्स रहते हैं, इनको गीला करके उसको लपेट दो और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मार लो। देखो 50% स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, 50 गुना उसकी ताकत खत्म हो जाती है कॉलम की, अगर उसकी क्यूरिंग नहीं होगी, उसकी तराई नहीं होगी। अगर तराई अच्छे से करोगे तो कॉलम आपका ताकतवर, स्ट्रांग, और लाइफ उसकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आपको वो चीज करनी ही करनी है, क्यूरिंग के बिना कॉलम की कोई लाइफ नहीं है। जब स्टील बाइंडिंग हो रही होती है, जो कॉलम हमारा होता है उसका सरिया जो आपको जॉगल मतलब करना है, आपको जो लैप देना है वो अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे आपका लैप होना चाहिए। एक जगह पे कभी भी लैप नहीं आना चाहिए आपके, मतलब अगर 10 सरिये 10 के 10 सरिये एक जगह लैप दे दोगे वो फेल हो जाएगा। आपको 5 सरिये थोड़ा नीचे होने चाहिए, लगा लो 2 मीटर नीचे लैप कर दो, जो 5 सरिये बचे हैं 2 मीटर उनका ऊपर लैप कर दो। तो उसमें प्रॉपर जॉगल आपको करनी है। जॉगल क्या है, एक दूसरे मतलब उसमें प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर वो सरिया आ जाएगा, और जॉगल वाले एरिया में उसको प्रॉपर से बाइंडिंग वायर करनी है, टाई करना है अच्छे से। और आपको क्या करना है, जहां आपका लैप आ रहा है वहां पे स्पेसिंग फिर से कम कर दो, वहां पे 4 इंच या मतलब 5 इंच स्पेसिंग रखो, उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखो जितने एरिया में आपका लैप आ रहा है, क्योंकि वो भी एरिया सेफ नहीं होता है, वहां से भी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। फिर आपको करना क्या है, जब भी फुटिंग की कास्टिंग हो तो आपको जो कवर ब्लॉक है 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, और M30 ग्रेड से कम का कवर ब्लॉक आपको यूज नहीं करना है। जहां तो PVC का कवर ब्लॉक यूज करो, वो भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यहां आप सामने देख रहे हो क्या है, यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, जो कॉलम जब आपको खड़ा करना है, जो इसके L रहते हैं, ये देखो, ये सामने जो L है ये 300 mm मिनिमम, कम से कम 300 mm या 1 फुट रखना है, और चारों कोने तक ये निकलने चाहिए। एक तरफ मत कर देना, तो कॉलम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस अच्छे तरीके से कॉलम कैसे बांधना है वो आगे मैं बताता हूं, कैसे कैसे एक क्वालिटी वर्क क्या होता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इसी में मैं ऐड करूंगा, देखो जब हमारा कॉलम की कास्टिंग हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तभी आता है। पहले हो गया, आपने प्रॉपर से कंक्रीट डाल दिया, वाइब्रेटर चला दिया, लेकिन जब आपका कॉलम खुलता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। ये एक घर में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी ध्यान देना है, और जब आप क्या कर रहे हो, एक साइट इंजीनियर हो, तो आप साइट पे हो तो अच्छे से कॉलम तभी बन पाएगा, जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ वो तभी गेन कर पाएगा जब आप ये 6 से 7 चीजें फॉलो करोगी, तो वो आपको जरूर फॉलो करनी है। तो कॉलम की शटरिंग खोल सकते हैं हम 17 से 24 घंटे के अंदर। तो उसकी शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले तो उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाने चाहिए विदिन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम, कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा जैसे ही शटरिंग खुलेगी, वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का, उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है, इसमें हनी कॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनी कॉम्ब दिख रहा है, अगर तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है, जैसा आपको
कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनीकॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 जब सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम। जब भी आपका कॉलम खुले ये दो चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनीकॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है, जैसे कॉलम खुलेगा आपका, उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है, जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनीकॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है, हेजन को क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हेजन उस पे लपेट देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हेजन लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के है। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे तो ये चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लॉथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा तो वो ऑब्जर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लॉथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो तो वो डिटोराइड कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़, मतलब ये सब हो गया तो उसके बाद रहता है हमारा इस पे हाकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ करने। क्यों करते हैं रफ, ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। फिर इसी कॉलम की बात कर रहा हूं, अगर मैंने कल भी बताया था आपको, तो जब कॉलम कास्ट करना है या तो 3 से 5 फुट करना है। जब कास्ट कर लिए, जितनी भी लिफ्ट में आप कास्ट करो, शेयर की जरूर देनी है। होती क्या है शेयर की, वो समझाता हूं मैं आपको पहले। मेन जो शेयर की प्रोवाइड करने का फंडा है वो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो कॉलम का स्लाइडिंग, मतलब शेयर फेलियर होने के चांसेस कम करने को हम करते हैं। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर इन फ्यूचर अभी कभी अर्थक्वेक आया जहां कुछ ज़्यादा तेजी से हवा चली तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे पूरे कॉलम पे, तो वो जहाँ से उसका जॉइंट होगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, वहाँ से फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर की प्रोवाइड करते हैं। शेयर की होती क्या है, सामने आप देख रहे हो हमारा कॉलम है, उसमें होल किया हुआ है, मतलब बॉक्स टाइप आपको उसमें करना है। ये जो किया गया है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको वेटर वे से करने में आपको क्या करना है, 50 mm डीप होना चाहिए और 150 का आपका एरिया होना चाहिए होल का, मतलब आप रेक्टेंगल शेप में उसको बनाना है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं कि इससे शेयर की से होता क्या है, हमारा जो शेयर की होती है जितनी उसकी डेप्थ होगी वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी उसको पैसिव रेसिस्टेंस, और अगर पैसिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे हमारा एक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर उसमें कम होगा। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, जैसे कोई भी चीज़, एक कॉलम है खड़ा है, वो उसको सामने से फोर्स लग रही है, मतलब उसके परपेंडिकुलर, और वहाँ उसका जॉइंट है, तो उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कॉलम का आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है वहाँ आपको शेयर की प्रोवाइड करनी ही करनी है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है सामने आप देख रहे हो, ये होता है जब भी कॉलम की आपको कास्टिंग करनी है तो उसका कवर, क्लियर कवर चेक कर लेना है। वो कैसे, जैसे हम स्टार्टर करते हैं वैसे ये प्रोसेस रहता है। आपने एक डोरी बांध देनी है
कॉलम के दो साइड पे, जैसे आप सामने देख रहे हो। और उससे कि डोरी किस तरीके से बांधी जाएगी, ये बांधी जाएगी जो आपने नीचे सेंटर लाइन किया होगा, जो कॉलम की किसी भी कॉलम की मार्किंग होती है या फुटिंग की मार्किंग हमने की होती है, जैसे पीसीसी हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको डोरी बांध लेनी है और प्रॉपर चेक करना है कि आपको 50 mm या 40 mm कवर मिल रहा है कॉलम का, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा हो यहां से ठीक हो जाता है, नहीं तो ऊपर जाके क्या करना पड़ता है, जॉगल। और जॉगल खराब चीज है, प्रॉपर और लोड ट्रांसफर नहीं करता, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फुटिंग में कुछ चीजें जो आपको मस्ट करनी है, सामने आप फुटिंग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूंगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से है, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो हमारा आईएस कोड है स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आपका जो एल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर लैप होना चाहिए। समझ रहे हो एल क्या है, ऊपर का सरिया और नीचे का एल। दूसरा, नीचे आप कवर ब्लॉक देख रहे हो, हर एक फुटिंग में मिनिमम 6-7 कवर ब्लॉक होना चाहिए। और यहां देख रहे हो ये है क्वालिटी वर्क, ये एलएनटी की साइट्स थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बाकी अगली चीज क्या है, जो इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है, और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहां से होगा। और एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की, जहां जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए। मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया, अगर ये 16 mm का बार है, 8 × 16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूं। देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है, तो इसके जो एल है ना वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर ये कॉलम किस तरह का है, मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिजाइन किया गया। ये मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है, लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पे जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको बॉटम की जाली बांधनी होती है। जैसे हमारी बॉटम की जाली बंध जाती है, तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है, और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं, जहां मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, ये साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइंड हर जगह से सपोर्ट देनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, या तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत खराब चीज है। और अगली चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक नीचे से, यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होगी, तो ज्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज्यादा नहीं रखनी है 1 मीटर तक, क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा, ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज होगी। अगली चीज आपको दिखाता हूं मैं, जो इसके मतलब चेयर है,
फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया, अभी यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर, और सामने आप देख रहे हो वहाँ चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़े, चेयर क्या है, चेयर क्या हेल्प करती है, दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में अब चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूँ, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना, जब कंक्रीटिंग हो तो उसमें कोई नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए, आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है, और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे, देखो ये स्टील को मेन चीज जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, आईएस मार्क, फिर उसका ग्रेड, और सामने आपने लिखा होगा 76781, ये आईएस कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूं, जो बार इस पे, अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर आईएस कोड ये नहीं है। और मेन चीज इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज आप देख रहे हो जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स, इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहां पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था, लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा IS कोड होता है स्टील के लिए वो है 1786, अगर ये फॉलो अप लेयर है स्टील पे ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम TMT 500, और भी काफी चीजें इसमें मेंशन होती है, तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा। और स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंट आगे आगे हार्श होता जा रहा है, अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर की लाइफ भी मैटर करती है कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, तो इस चीज से वो भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जो स्ट्रेंथ देती है किसी बिल्डिंग को, किसी घर को, वो होता है स्टील। और जितना हम स्टील यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है। और ऐसे तो प्राइस स्टील का लगता है, ये जहां स्टील जितना लगना है वहां लगाना ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज हमारी स्टील में जाती है मोस्टली, वो होता है लैप। लैपिंग हमारी बहुत कॉस्ट बढ़ा सकती है। अगर 50,000 स्क्वायर फीट का आपका कोई बिल्डिंग है या कुछ एरिया है, इतना घर है, तो उसमें अप्रॉक्स 14 से 15 लाख रुपए हमारा किस में जाता है, लैपिंग में चला जाता है। ये ध्यान रखने, बहुत बड़ी चीज में बोल रहा हूं, 14 से 15 लाख रुपए उसमें चला जाता है। तो उस चीज को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, उस पैसे को कैसे बचा सकते हैं, और लैप उतना स्ट्रांग नहीं है, ये सब चीजें मैं बात करने वाला हूं एक अल्टरनेट के साथ। जो लैपिंग का अल्टरनेट है वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या है, क्या होता है, आज इस वीडियो में हम पता करेंगे लैपिंग क्यों सही नहीं है और बट जॉइंट क्यों सही है, उन दोनों का डिफरेंस, और भी काफी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना। पहले जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ लो कि लैपिंग क्या होगी। लैपिंग हमारी हो गई कि हमारा कोई सरिया आ रहा है, उसको कंटिन्यू हमें दूसरी तीसरी स्टोरी जहाँ कहीं तक भी लेना है, क्यों एक लिमिट लेंथ आती है उसकी, जहाँ 12 मीटर हो गई तो 12 मीटर एकदम से तो खड़ा नहीं कर देंगे हम सरिया, तो 5 मीटर का या 7 मीटर का खड़ा करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को लैप करते हैं। लैपिंग होती है, ये सामने जैसे आप देख रहे हो ये लैप हो गया हमारा, और इसमें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, वो मैं आगे डिफरेंस पे बताने वाला हूँ। लैपिंग समझ गए। बट जॉइंट क्या हो गया हमारा, बट जॉइंट का भी आप सामने देख रहे हो, मतलब एक प्रकार की जॉइंट लगाया जाता है, जो कंटिन्यू सरिया आ रहा है उसी के ऊपर सरिया रख के उसको प्रोसेस से बेल्ड कर दिया जाता है। सिंपल भाषा में इसको समझो, बट जॉइंट अलग चीज़ है, बेल्डिंग अलग है, लेकिन उस चीज़ को बेल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू IS कोड। किस तरीके से वो आगे मैं बात करने वाला हूं। अभी आते हैं इनके डिफरेंस पे, दोनों चीजें कंपैरिजन में आप समझ लोगे कौन सा बेस्ट है और कैसे करना है। देखो इससे समझो बेनिफिट भी पता चलेंगे और कॉस्ट कैसे करते हैं वो भी समझ आएगा। देखो सामने आप देख रहे हो, जब हम लैप करते हैं तो हमें 50D एक्स्ट्रा देना पड़ता है और अल्टरनेट करके वो आगे पीछे करके हमें देना पड़ता है। लेकिन जब हम बट ज्वाइंट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा सरिया उसमें यूज़ नहीं करना है कि हमारा, क्योंकि लैप में 50D के हिसाब से अगर 16 mm का सरिया ही है तो 800 mm बार चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो वो बहुत चीज़ होती है। दूसरा आप सामने देख रहे हो,
जब हम लैपिंग करते हैं तो हमें बाइंडिंग वायर यूज करनी पड़ती है, और प्रॉपर सिंगल वाइंडिंग वायर नहीं, डबल ट्रिपल करके वाइंडिंग वायर यूज करनी पड़ती है। तो वो खर्चा भी गया, और वो बट जॉइंट में हमारा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा, वो खर्चा भी सेविंग हो गया हमारा। फिर जब हम लैप करते हैं किसी चीज को, तो लैप करते टाइम हमें क्या करना होता है कि हमारा जहां लैप आएगा वहां हमें स्टीरअप की स्पेसिंग कम कर देनी होती है, कि जो रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनकी स्पेसिंग कम कर देंगे। उससे क्या होता है कि हमारा जो सेफ जोन बन जाता है, नहीं तो फेलियर वहीं से होता है जहां हमारा लैप होता है। और लैप हमारा ये नहीं है कि इतने थोड़े से एरिया में हो रहा है, अप्रॉक्स पूरे कॉलम में लैप हो जाता है, क्योंकि अल्टरनेट करना है, आधे लैप ऊपर होंगे आधे नीचे, तो हमारी जो स्टीरअप की स्पेसिंग है तो वो भी कम हो जाएगी पूरे कॉलम में, तो हमारे स्टीरअप भी ज्यादा लगेंगे। लेकिन बट जॉइंट में क्या है, आपको कोई स्पेसिंग, जैसे रेगुलर स्पेसिंग चल रही है वैसे ही स्पेसिंग हमें बट जॉइंट में देनी होती है। वैसे ही अगली चीज हो जाती है, कभी कभार क्या होता है हमारा डाया क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब पहली स्टोरी में दूसरा डाया था, ऊपर वाली स्टोरी में कम डाया होता जाता है स्टील बार का। तो उस दौरान क्या होता है, जब लैपिंग के दौरान में अगर बाई चांस एग्जांपल लेते हैं 25 mm का सरिया नीचे से आ रहा है और ऊपर से दूसरी स्टोरी से 20 mm का होना है, लेकिन जो 25 mm का सरिया नीचे से आ रहा है उसको कम से कम जोन, जो सेंटर हमारा कॉलम के सेंटर में सही जोन होता है जहां हमें लैप देना होता है, तो नीचे वाले 25 के सरिया को दूसरे जो जहां लैप करना है वहां सेंटर तक लाना पड़ेगा। तो वो 25 mm का सरिया वेस्ट गया ना उतने एरिया में, क्योंकि हम वहां तो हमारा 20 mm का सरिया आना था। लैपिंग के जोन में, लैपिंग के केस में हमें वो 25 का ऊपर तक पहुंचाना होता है, वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। लेकिन बट जॉइंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है, 25 का जहां तक चाहिए वहीं तक होगा, वहां उसके ऊपर हम 20 का जॉइंट कर देते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि हमें लैपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर चाहिए, एक तो उसको पकड़ाने के लिए, बेंड करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर जाती है लैपिंग में एज कंपेयर टू बट जॉइंट। मतलब मेरे ख्याल में 10 आदमी चाहिए एक कॉलम को लैप करने के लिए, और बट जॉइंट के लिए 1 से 2 आदमी जो स्किल्ड लेबर होगा आराम से जल्दी से बट जॉइंट करके निकल जाएगा। ये चीज भी बहुत अच्छी है लैपिंग और बट जॉइंट में कि उसमें कोई लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सीधा सीधा इसमें से ये निकल रहा है हमारा कि अगर हम बट जॉइंट करवाते हैं तो हमारी जो घर की स्ट्रेंथ है, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ दुगनी हो जाती है एज कंपेयर टू लैप। और अगर हम लैप करवाने जाते हैं, लैपिंग में होता क्या क्या है, बहुत चीज़ें होती है। एक तो हमारा डेड लोड बढ़ जाता है, जितना सरिया लगाते जाएंगे उतना डेड लोड बढ़ जाएगा। और जब लैपिंग कर रहे होते हैं हम लोग, तो हमारा जो कवर होता है, क्योंकि हमारा 50-50 mm कवर आ रहा है नीचे से, जब लैप करेंगे तो वो कवर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक्स्ट्रा स्टील जाता है, एक्स्ट्रा स्टीरअप जाता है, एक्स्ट्रा लेबर जाती है, एक्स्ट्रा बाइंडिंग वायर जाता है, और प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता उसमें क्या होता है, ऊपर के सरिये का लोड पहले कंक्रीट पे जाता है, फिर जोगल की हेल्प, मतलब दूसरे सरिये पे जाता है, और जो जोगल करने की बारी आती है तो कोई भी एक अच्छा स्किल्ड लेबर नहीं है कि प्रॉपर से जोगल कर पाए। जोगल इश्यू भी रहता है, काफ़ी ज़्यादा इश्यू रहते हैं लैपिंग में। और मेन चीज़ ये नहीं है कि खर्चा बचाना है, हमें खर्चा लगाओ लेकिन बिल्डिंग तो अच्छे से बननी चाहिए। लेकिन बट जॉइंट के केस में क्या होता है, बट जॉइंट अगर आप करवाते हो तो वो जो स्ट्रेंथ होती है बार की लोड ट्रांसफर इजी हो जाता है बार के लिए। तो ये चीज़ है। देखो ये चीज़ खुद से तो पॉसिबल होगी नहीं आपसे कि खुद से बट जॉइंट लगाओ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेस्ट करने पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हम खुद से बट जॉइंट करें। तो इसमें मैं रेट एनालिसिस आगे बताने वाला हूँ टेबल से। ओवरलैप जब करते हैं तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का दोनों का अलग अलग है, ठीक है, देखो सामने। तो इसमें ओवरलैप का खर्चा दिख रहा है कि कितना कितना हमारा बाइंडिंग वायर का, चलो हमने 0 कर दिया था कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का उसमें चला जाता है। स्टीरअप देख रहे हो जो रेजिडेंशियल में है तो 1.80 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है हमारा खर्चा, और कमर्शियल में 2.70 के हिसाब से। अब वेट के हिसाब से, जब वेट साइज चेंज हो रहा था तो 6.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेजिडेंशियल में, और कमर्शियल में 9.5 रुपये। और टीएमटी शॉर्ट लेंथ के हिसाब से जब कम सरिया पड़ रहा था तो 4 रुपये 6 रुपये कट ऑफ भी, ये रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी। मतलब अप्रॉक्स अगर मैं पकड़ूं तो 28 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे रेजिडेंशियल में खर्चा बढ़ जाता है अगर हम लैब करते हैं, और 42 रुपये हमारा बढ़ जाता है अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग में लैब करते हैं। तो इसको अगर हम समझें, अगर एरिया आपका अप्रॉक्स है 50,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, तो ओवरलैप का खर्चा, ठीक है, ओवरलैप का खर्चा 14 लाख रुपया बच जाता है अगर आप बट जॉइंट करते हो।
और वैसे ही कमर्शियल में 17.5 लाख रुपए बन जाता है। दोनों का अगर जोड़ते हैं 21 लाख रुपए होता है हमारा। अगर 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया आप बनाते हो, मतलब बड़े ज्यादा प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, तो करोड़ों में बात पहुंच जाती है। 2.8 करोड़ बच जाता है अगर बट ज्वाइंट करते हो। अगर लैपिंग करते हो तो 2.8 करोड़ उसमें चला जाएगा आपका लैपिंग में। वैसे ही कमर्शियल में, और ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे आप लाखों करोड़ों बचा सकते हो अगर लैपिंग से बट ज्वाइंट में जाते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट को जो कंपनी है कॉन्टैक्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उनको कॉल करना। उसकी मैं पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो पूरी सर्विस आपको समझा देंगे, पूरी सर्विस आपकी साइट पे आके कर देंगे। ऑल ओवर इंडिया में उनकी सर्विस अवेलेबल है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। और बाकी डिटेल जाननी है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, खुद का पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से करना है।